हेलो फ्रेंड्स, 7 मई की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 24 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है। तो संडे को न्यूज एसएनटी रिलेटेड ज्यादा होती है, तो ये सारी कवरेज हम करेंगे। पहली न्यूज आइटम है, आरबीआई लुक्स टू आर्मी फॉर ऑपरेशन श्रेडेड नोट्स। तो अब जो डिमोनेटाइजेशन के बाद जो नोट्स अक्यूमुलेट हुई है आरबीआई के पास, तो वो सारा एलिमिनेट करने के लिए श्रेडिंग मशीन में उनको खत्म करने के लिए आर्मी का हेल्प लिया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि ये सिक्योरिटी कंसर्न है इस प्रोसेस में, तो इसीलिए ये स्टेप लिया गया है। फिर अगला न्यूज आइटम है, वी हैव डाउट्स ऑन चाइनाज ओबोर प्रोजेक्ट। जेटली, तो फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली कह रहे हैं कि जो चाइना का ओबोर प्लान है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे कंसर्न्स है। तो मेजरली जो कंसर्न है वो है रिगार्डिंग द सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये जो ओबोर का ही पार्ट है। तो ओबोर प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओबोर प्रोजेक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो ये इसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी कहते हैं, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव भी कहते हैं। इसके दो पार्ट है, एक है रोडवे से और एक है मैरीटाइम रूट। तो ये जो रूट है आप देख सकते हैं, चाइना से ये शुरू होता है, बीजिंग से, इट गोज अप टू टर्की इनटू यूरोप। तो यूरोप को एक्सेस मिलेगा बाय रोड, यूरोप को तक एक्सेस होगा। एंड मैरीटाइम सिल्क रूट भी आप देख सकते हैं, ये जो है सेकेंड पार्ट, वो वेस्ट एशिया अफ्रीका तक पहुंचता है एंड बियॉन्ड। तो ये ओबोर इनिशिएटिव है। तो ये चाइना ने ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। वो इन्वेस्टमेंट कितना इनिशिएट करेंगे, तो इसके काफी रीजंस है। क्योंकि चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है, तो मैन्युफैक्चरिंग से, ट्रेड से, उनका गुड्स के ट्रेड से काफी उनको एक्सपोर्ट से वहां पे बेनिफिट्स होते हैं। तो उससे उनका काफी फॉरेन एक्सचेंज अक्यूमुलेट हुआ है। तो चाइना का फॉरेक्स रिजर्व बहुत ज्यादा है। तो इतना सारा ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने अक्यूमुलेट किया है, तो उसका इन्वेस्ट कहाँ किया जाए। तो जब सबसे ज्यादा पैसा जो लगता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगता है, तो इसीलिए ये इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। यहाँ पे ऑफकोर्स रिटर्न्स भी मिलेंगे उनको, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर सही होगा तो उनका ट्रेड मैन्युफैक्चरिंग भी बेनिफिट होगा। तो अगर कनेक्टिविटी मिलेगी तो और ट्रेड उनका फ्लरिश होगा, तो वो भी है। प्लस इवन स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव भी है, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव की उनके सारे रिलेशन जो कंट्रीज के साथ है वो स्ट्रांग होते हैं, वहां पे उनका डोमिनेंस रहेगा। तो वो भी एस्पेक्ट्स है। तो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी है इस प्रोजेक्ट का। तो इसका एक पार्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये काशगर रीजन जो है चाइना से, यहाँ से शुरू होके ये ग्वादर पोर्ट जो पाकिस्तान में या बालूचिस्तान प्रोविंस में चाइना ही डेवलप करी, वहां तक जाता है। तो ये पहले इसका जो ओरिजिनल रूट था, इसमें भी कंसर्न्स थे, क्योंकि बालूचिस्तान रीजन ये जो है, ये सारा रीजन पाकिस्तान में टेररिस्ट इन्फ्लिक्टेड है, तो अनरेस्ट है ये रीजन में, इसीलिए इस रूट को भी चेंज किया गया। तो ये है प्रोजेक्ट। तो अब इंडिया का कंसर्न ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो पीओके से पास होता है। तो ये इंडिया का सोवरिन क्लेम है इस रीजन पे। तो हम इस प्रोजेक्ट में कैसे पार्टिसिपेट करें जब चाइना पाकिस्तान के साथ ये प्रोजेक्ट कर रही है, और हालांकि ये प्रोजेक्ट पीओके से पास हो रहा है। तो ये एक कंसर्न की वजह से इंडिया चाहती है कि ये कंसर्न पहले एड्रेस हो, फिर वो पार्टिसिपेट करेंगे। फिर अगला न्यूज आइटम है, 500 स्कूल स्टूडेंट्स फॉल इल आफ्टर केमिकल लीक। तो ये जो एक साउथ दिल्ली में केमिकल लीक हुआ एक कंटेनर से, तो उस वजह से यहाँ पे स्कूल स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम्स हुई, इरिटेशन आए वगैरह, उनको सिम्टम्स यहाँ दिखे, तो उनको हॉस्पिटलाइज भी किया गया। दे हैव बीन डिस्चार्ज, अब डिस्चार्ज हो गए हैं। ये केमिकल लीक जो था वो था ये क्लोरोमिथाइल पायरिडिन। तो ये जो है ये यूज किया जाता है, केमिकल यूज किया जाता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। तो ये यहाँ पे लीक की वजह से दिक्कत आई। तो इसके ऊपर अब यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी कहा है, प्रोब किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। इवन दिल्ली गवर्नमेंट ने भी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया है। तो ये एक डिजास्टर जो था। तो ये कंटेनर भी चाइना से आया था, जो ये केमिकल है, एंड इट वेंट टू इट्स सोनीपत हरियाणा में ये पहुंच गया। लेकिन ऑन द वे जब ये यहाँ रुका था, तो यहाँ स्कूल में ये डिजास्टर हुआ। फिर अगला न्यूज आइटम है, कोलकाता डॉक्टर गेट्स एशियन अवार्ड। तो ये डॉक्टर जैक प्रेगर है, ये इनको पेवमेंट डॉक्टर कहा जाता है। ये कोलकाता में ये काफी सालों से, अराउंड 38 ईयर्स से ये यहाँ पे गरीबों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इनको फिलंथ्रोपिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला, एशियन अवार्ड। तो ये एशियन अवार्ड जो है 2017 का इनको मिला है। 2016 में मदर टेरेसा को दिया गया था। तो ये पहली बार है कि नॉन एशियन को ये अवार्ड मिला है, वो भी जो अलाइव है। तो पॉस्ट्यूमसली लास्ट ईयर मदर टेरेसा को मिल चुका है, लेकिन ये पहली बार समवन अलाइव बट नॉन एशियन, उनको ये अवार्ड दिया गया है।
फिर अगला न्यूज आइटम है फोकस ऑन कोल्ड चेन फॉर सेफ्टी ऑफ वैक्सीन। तो इंडिया में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को काफी प्रोमिनेंटली प्रमोट किया जा रहा है, पर इसके अंदर हम चाहते भी हमारा वैक्सीनेशन एटलीस्ट 90% वैक्सीनेशन हो कंट्री में बाय 2021। तो जो इन्फेंट्स को, प्रेग्नेंट वुमेन को जो वैक्सीनेशन दिया जाता है, इसका कवरेज इंक्रीज हो, ताकि काफी सारी हमारे देश में जो डेथ्स होती है वो उन डिजीजेस से होती है जो वैक्सीन से प्रिवेंट की जा सकती है। तो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस की वजह से जो बच्चों की डेथ होती है वो यहाँ से अवॉइड करी जा सकती है। तो वैक्सीनेशन हमको इम्प्रूव करना है, और वैक्सीनेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं वो है कोल्ड चेन, क्योंकि वैक्सीन को स्टोर करना होता है। तो पूरा कोल्ड चेन सप्लाई मैनेजमेंट सही होना चाहिए, मतलब पूरा टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए वैक्सीन। अदरवाइज अगर वैक्सीन टेम्परेचर कंट्रोल में नहीं स्टोर की जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन में, इवन डिस्ट्रीब्यूशन में अगर वो करेक्ट टेम्परेचर पे नहीं रहेगी, तो वैक्सीन का पोटेंशियल जो है वो खत्म हो जाता है, तो वो फंक्शन नहीं करेगी। तो इसीलिए कोल्ड चेन काफी इंपॉर्टेंट है, तो उस पर अब गवर्नमेंट फोकस कर रही है। फिर अगला न्यूज आइटम है फरक्का बैरेज नॉट टू ब्लेम फॉर बिहार फ्लड्स, उमा। तो ये यूनियन वाटर रिसोर्स मिनिस्टर उमा भारती ये कह रहे हैं कि जो फरक्का बैरेज पे चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार मिस्टर नीतीश कुमार ब्लेम डाल रहे हैं कि जो बिहार में फ्लड्स हुए लास्ट मॉनसून वो फरक्का बैरेज की वजह से हुए, तो वो सही नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि फरक्का बैरेज को ब्लेम इसीलिए किया गया था, आपको पता होना चाहिए फरक्का बैरेज जो है यहाँ है, तो ये गंगा रिवर जो है, तो यहाँ पे ये बिहार आया और ये वेस्ट बंगाल स्टेट। तो ये फरक्का बैरेज इसीलिए बनाया गया था ताकि जो कोलकाता पोर्ट है वो नेविगेबल रहे, तो यहाँ पे वाटर फ्लो रेगुलेट करने के लिए। तो ये भागीरथी रिवर आप देख सकते हैं, ये हुगली रिवर है, तो यहाँ पे वाटर फ्लो रहे सफिशिएंट, इसीलिए ये बैरेज बनाया गया था। तो बैरियर होता है कि वाटर फ्लो रेगुलेट किया जा सके, कम ज्यादा किया जा सके। पर जब वाटर फ्लो स्टॉल किया जाता है तो यहाँ पे रिवर्स जो अपने साथ सिल्ट कैरी करती है, तो सिल्ट भी यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है अगर बैरियर होगा तो सिल्ट अक्यूमुलेशन ओवर द इयर्स, इसकी वजह से वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। और बिहार चीफ मिनिस्टर मिस्टर नीतीश कुमार यही कह रहे थे कि ये सिल्टिंग की वजह से बिहार में इतना फ्लड्स आया है, तो ये एलिगेशन था। तो अब यूनियन मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सेज मिस उमा भारती कह रही है कि फरक्का बैरेज को ब्लेम नहीं करना चाहिए, इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि जो नेशनल वाटरवे 1 प्लान किया गया है फ्रॉम इलाहाबाद टू हल्दिया, तो ये नेशनल वाटरवे 1 अगर डेवलप किया जाएगा तो सिल्टिंग प्रॉब्लम चला जाएगा एंड जो है ये कंसर्न नहीं रहेगा। तो ये उनका सजेशन है। तो और एक पॉइंट ये आती है कि जब नेशनल वाटरवे डेवलप किया जाएगा तो इसके अंदर और बैरेजेस बनेंगे, तो अब और बैरेजेस कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे तो सिल्टिंग कंसर्न भी फिर से आएगा। तो सिल्टिंग का एक और सोल्यूशन ये होता है कि डीसिल्टिंग किया जाए, तो वो सिल्ट को हटाया जाए, तो ये ऑपरेशंस, डीसिल्टिंग ऑपरेशंस भी किए जा सकते हैं। तो ये पूरा यहाँ कंसर्न है, तो वही हाईलाइट किया गया। तो ये 42 बिलियन करोड़ का नेशनल वाटरवे 1 प्रोजेक्ट है जो वर्ल्ड बैंक फंड कर रही है, तो ये इसके बारे में मेंशन किया गया, इसको एंडोर्स किया गया वाटर रिसोर्स मिनिस्टर के थ्रू। तो ये है। और जो फरक्का बैरेज है वो 40 ईयर ओल्ड बैरेज है, 2.6 किलोमीटर लॉन्ग बैरेज है ये, टू मेक कोलकाता पोर्ट नेविगेबल। फिर अगला न्यूज आइटम है क्वालिटी ऑफ वाटर हैज इम्प्रूव्ड। तो ये वर्ल्ड वाटर काउंसिल ने ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे सर्वे किए थे, इंक्लूडिंग इंडिया में, सारे मेजर पार्ट्स वर्ल्ड के वहाँ पे सर्वे किए गए थे। तो इंडिया में भी जो सर्वे किया गया, यहाँ पे जो लोगों को पूछा गया कि वाटर जो है, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन कंडीशन कैसे है, तो इसके अंदर 31% इंडियंस ने कहा कि उनके वहाँ पे इंडिया में वाटर जो है ड्रिंकिंग वाटर अनसेफ है। लेकिन अब ह्यूज पॉपुलेशन 71% का कहना था कि ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी लास्ट 5 इयर्स में काफी इंप्रूव हुई है। तो ये रिस्पॉन्स आया कि क्वालिटी ऑफ वाटर इंडिया में इंप्रूव हुई है, बट ऑफकोर्स और अवेयरनेस की जरूरत है और पोटेंशियल है कि इसको और इम्प्रोवाइज किया जा सके। लॉट मोर वर्क स्टिल रिमेन्स टू बी डन। तो ये वर्ल्ड वाटर काउंसिल अब 8th वर्ल्ड वाटर फोरम होने वाला है इनके अंडर। तो 8th वर्ल्ड वाटर फोरम मार्च 2018 में होगा इन ब्राजीलिया, विच इज द कैपिटल ऑफ ब्राजील। तो यहाँ पे ये पूरे सर्वे के रिजल्ट्स भी सामने रखे जाएंगे। तो ये वर्ल्ड वाटर काउंसिल एक थिंक टैंक है, ग्लोबल थिंक टैंक है, इट्स कॉल्ड द लार्जेस्ट थिंक टैंक ऑन वाटर रिलेटेड मैटर्स। तो ये 1996 में बनाई गई थी, इसका हेडक्वार्टर फ्रांस, मार्सेल्स फ्रांस में है। और यहाँ पे सारे एनजीओज, यूएन, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट सेक्टर, सारे यहाँ पे मेंबर्स होते हैं, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटीज वगैरह। तो इट प्रोमोट्स अवेयरनेस, पॉलिटिकल कमिटमेंट लाते ताकि क्रिटिकल वाटर इश्यूज पे एक्शन लिया जाए।
फिर इस 8th वर्ल्ड वाटर फोरम का थीम भी है शेयरिंग वाटर। तो शेयरिंग वाटर एक कंसर्न है, इवन जैसे इंडिया में हम देख रहे हैं इंटरस्टेट वाटर शेयरिंग इशू है, इवन बिटवीन कंट्रीज अमंगस्ट कंट्रीज वाटर शेयरिंग इशू होती है। तो वो है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी वाटर काफी एक इम्पोर्टेंट इशू बन गया है, टू हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर। फिर अगला न्यूज आइटम है नमामि गंगे सेट फॉर रीब्रांडिंग पुश। तो नमामि गंगे प्रोग्राम ये प्रेजेंट गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम था, अब 3rd ईयर स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी भी कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स नहीं हुए ऑन ग्राउंड। तो बेसिकली ये गंगा रिवर क्लीनिंग के लिए प्रोग्राम है। तो अब गवर्नमेंट ने कहा है कि फिर से इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट करना होगा, रीब्रांडिंग करना होगा, तो इसीलिए नोटिस आई है। तो यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट के लिए जो पॉइंट्स हाईलाइट किए जा रहे हैं वो ये है कि गंगा रिवर एक रिवर्ड रिवर है, इसकी पूजा की जाती है, तो इसको इमोशनल कनेक्ट को यूज करते हुए लोगों को अपील करना है कि वो रिवर गंगा के लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट करे और इसको क्लीन करने में स्टेप्स ले। तो वो यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। तो पहले भी काफी सारे प्रोग्राम्स हो चुके हैं, गंगा एक्शन प्लान वगैरह, जो रिवर गंगा क्लीन करने के लिए थे, पर यहाँ पे डेवलपमेंट्स कुछ हुए नहीं ग्राउंड लेवल पे। तो और है गंगा ज्योति यात्रा प्लान की जा रही है ओलंपिक टॉर्च रन के जैसे, तो ये टॉर्च रन के जैसे, तो ये कोलकाता से शुरू होके वाराणसी तक जाएगी, तो प्रमोट करने के लिए रिवर गंगा क्लीनिंग नमामि गंगे प्रोजेक्ट को। तो जो यहाँ पे 20,000 करोड़ रुपीज एलोकेट किए गए थे नमामि गंगे प्रोग्राम के लिए, लेकिन जो ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा नमामि गंगे के लिए, उनको सिर्फ 2,000 करोड़ सैंक्शन किया गया था। जो इनका फंक्शन है कि ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह, घाट ब्यूटिफिकेशन के लिए स्टेप्स ले, क्रीमेटोरियम इम्प्रूव करने के लिए, काफी अस्थियां बहाई जाती है जो गंगा रिवर पे, तो वहाँ इम्प्रोवाइजेशन करने के लिए इनको फंक्शन ये दिया गया है, लेकिन फंडिंग ज्यादा नहीं है। प्लस जो यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है वो भी काफी, उनका कैपेसिटी सफिशिएंट नहीं है। तो हर दिन पर डे 12,000 मिलियन लीटर सीवेज एम्प्टी होती है रिवर गंगा में। तो ये गंगा रिवर 11 स्टेट से फ्लो होते हैं, उत्तराखंड से लेके वेस्ट बंगाल तक, और इनकी कैपेसिटी जो है यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की वो सिर्फ 4,000 मिलियन लीटर्स पर डे की है, हालांकि चाहिए 12,000 लीटर, और इसमें से अभी वर्किंग सिर्फ 1,000 मिलियन लीटर्स कैपेसिटी वर्किंग है। तो वही स्टेटस है। तो यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का काफी सिग्निफिकेंट स्टेप्स यहाँ चाहिए इसको डेवलप करने के लिए, जो अब तक हुआ नहीं है। तो वो एक पॉइंट हाईलाइट की गई है। तो ये रिवर गंगा है, हम देख सकते हैं। तो ये 20,000 करोड़ नमामि गंगे को दिया गया, 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम है ये। तो पहले भी जो स्कीम्स थी वो भी यहाँ पे मेंशन की गई है, तो गंगा एक्शन प्लान वगैरह। फिर अगला न्यूज आइटम है निर्भया जुवेनाइल लिव्स इन अनोनिमिटी। तो ये निर्भया गैंगरेप केस का हमने कल देखा, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट का सेंटेंस अपहोल्ड किया, जो 4 कन्विक्ट्स को डेथ सेंटेंस दिया गया था उसको अपहोल्ड किया गया है। 5वें कन्विक्ट जो था वो तिहाड़ जेल में सुसाइड उसने कमिट किया था, और जो 6ठा कन्विक्ट था वो एक जुवेनाइल था, मतलब ही वाज लेस देन 18 इयर्स ऑफ एज। तो यहाँ पे जुवेनाइल का जो एडजुडिकेशन था वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने किया, उनको 3 इयर्स का डिटेंशन ऑर्डर किया गया था इन करेक्शनल फैसिलिटी, और फिर उनको अब रिलीज किया गया। तो यहाँ पे इसी केस के टाइम पे यहाँ पे काफी सारा फ्यूरोर हुआ था, और डिमांड किया गया था कि जुवेनाइल्स को इतना लीनियंटली नहीं हैंडल करना चाहिए, क्योंकि इस निर्भया गैंगरेप केस में भी सबसे ब्रूटल जालिम जो थे वो ये जुवेनाइल था। तो इसीलिए यहाँ पे इतना कम सेंटेंस सफिशिएंट नहीं था। तो इसीलिए यहाँ पे 2015 में दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन ने भी सुप्रीम कोर्ट को पिटिशन किया था कि जो ये जुवेनाइल है ही हैज नॉट रिफॉर्म, उसको रिलीज नहीं करना चाहिए, ही इज डेंजर फॉर द सोसाइटी। पर जुडिशरी का ये मानना है कि जो करेक्शनल फैसिलिटी है उनका काम होता है रिफॉर्म करना, अगर वो नहीं कर पाए तो वो उनकी लैकिंग है। और एनीवे हमने लॉज भी चेंज किया, जुवेनाइल जस्टिस लॉ जो है, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 का रिप्लेस किया गया बाय न्यू एक्ट जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, जिसमें यह प्रोविजन ऐड किया गया कि अगर जुवेनाइल लॉ वायलेट करता है, जुवेनाइल का एज ग्रुप 16 to 18 एज ग्रुप में है, और वो हीनियस ऑफेंस के लिए कन्विक्टेड है, उसका एक्यूजेशन है, तो ही कैन बी ट्राइड लाइक एन एडल्ट। तो ये एक्सेप्शन एक डाला गया फॉर दिस पर्टिकुलर केस स्पेसिफिकली, लेकिन ये एक्ट लोकसभा राज्यसभा में पास होकर जब असेंट हुआ, इसका एनफोर्स किया गया, तो ये 15 जन 2016 से एनफोर्स किया गया। लेकिन ये जुवेनाइल एडजुडिकेशन ऑलरेडी इस केस का हो चुका था, तो ही इज नाउ प्रेजेंटली फ्री लिविंग इन अनोनिमिटी। तो उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं है, ही इज स्टेइंग अनोनिमसली। तो ये प्रेजेंट स्टेटस है।
फिर अगला न्यूज आइटम है यूएस कीन टू एक्सपांड मलाबार एक्सरसाइज। तो ये मलाबार ट्राइलेटरल एक्सरसाइज जो है वो यूएस और इंडिया और जापान के बीच में, तो ये 1992 से स्टार्ट हुई थी। तो तब ये बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज थी बिटवीन द फोर्सेस। तो ये यूएसए और इंडिया के बीच की एक्सरसाइज थी, लेकिन 2015 से जापान भी ये एक्सरसाइज में इन्वॉल्व है, तो अब ये ट्राइलैटरल एक्सरसाइज हो गई है। तो 2017 एडिशन जो है ये मलाबार एक्सरसाइज का वो बे ऑफ बंगाल में होगा। तो यहाँ पे बोथ यूएस जापान दोनों चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को भी इन्वाइट किया जाए, और ऑस्ट्रेलिया भी बहुत कीन है कि वो ये एक्सरसाइज का पार्ट बने, लेकिन इंडिया रिलक्टेंट है, क्योंकि जब 2007 में ये मलाबार एक्सरसाइज की गई थी तो यहाँ पे इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर सारे इन्वॉल्व थे। तो ये एक्सरसाइज के अगेंस्ट चाइना ने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लिया था कि ये इमर्जिंग सिक्योरिटी एक्सेस है, ये उनके लिए कंसर्न है। तो ये प्रोटेस्ट की वजह से हम चाइना को एंटेगोनाइज नहीं करना चाहते, गुस्सा नहीं दिलाना चाहते, जो है कि उनके साथ एनिमिटी नहीं चाहते, इसीलिए इंडिया इज रिलक्टेंट कि ऑस्ट्रेलिया को नहीं इन्वॉल्व किया जाए। तो अब ये होगी एक्सरसाइज, तब देखते हैं आगे फाइनली क्या डिसीजन होता है। तो जुलाई में शेड्यूल्ड है ये एक्सरसाइज, जुलाई 2017 में। और इस साल की एक्सरसाइज में एंटी सबमरीन वॉरफेयर पे स्पेशल फोकस दिया जाएगा, क्योंकि चाइनीज सबमरीन्स भी काफी डेवलपमेंट हो रहा है, इनका इंडियन ओशन रीजन में भी काफी प्रेजेंस है, तो इसीलिए एंटी सबमरीन वॉरफेयर विल बी द फोकस। फिर अगला न्यूज आइटम है आईआईटी मद्रास मेक्स व्हाइट लाइट फ्रॉम पोमोग्रेनेट टर्मरिक एक्सट्रैक्ट। तो ये डॉक्टर विक्रम सिंह, फॉर्मर आईआईटी मद्रास रिसर्च स्कॉलर है, तो इनको विराट गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड दिया गया 2017 के लिए। तो इन्होंने व्हाइट लाइट एमिशन प्रोड्यूस किया फ्रॉम नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स। तो ये रेड प्रोमोग्रेनेट और टर्मरिक यूज करके इन्होंने व्हाइट लाइट बनाया। तो व्हाइट लाइट बनती है विथ मिक्सचर ऑफ रेड, ब्लू एंड ग्रीन लाइट। तो ये रेड एंड ब्लू लाइट उन्होंने एमिट किया फ्रॉम द पॉलीफिनाइल्स जो होते हैं, पॉलीफिनॉल्स इन रेड पोमोग्रेनेट, सो उससे ब्लू और व्हाइट, ये ब्लू एंड रेड लाइट एमिट होती है। प्लस जो क्यूक्यूमिन टर्मरिक में जो होते हैं ऑर्गेन कंपाउंड, तो उससे ग्रीन रीजन की लाइट एमिट होती है, तो वेवलेंथ वो रीजन का वेवलेंथ लाइट एमिट होती है। तो ये तीनों मिक्स होके व्हाइट लाइट बनेगा। तो जब इनको दोनों का मिक्सचर बनाया गया तो ये व्हाइट लाइट एमिशन यहाँ से प्रोड्यूस हुआ। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम व्हाइट लाइट एमिशन किया यूजिंग लो कॉस्ट एडिबल नेचुरल डाइस। तो नेचुरल डाई से जब एलिमेंट किया गया है, तो ये नेचुरल डाई का मिक्सचर बहुत सारे एप्लीकेशन इसके हो सकते हैं, जैसे कि ट्यूनेबल लेजर्स में, एलईडी लाइट के लिए, व्हाइट लाइट डिस्प्ले वगैरह। लेकिन जो कंसर्न्स है, क्योंकि ये नेचुरल डाइज है, तो ये बायोसिस्टम्स जो है जनरली ये फोटो स्टेबिलिटी इनकी रहती नहीं है, केमिकल स्टेबिलिटी रहती नहीं है, तो इट विल ब्रेक डाउन। तो ये ब्रेक डाउन ना हो, इसका एक कंसर्न है, जो ये एड्रेस हो जाएगा तो इसके काफी सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं। तो ये है व्हाइट लाइट एमिशन रिसर्च। फिर अगला न्यूज आइटम है रिवर्सिंग ड्रग रेजिस्टेंस मेड पॉसिबल। तो ये इंडियन रिसर्चर्स है आईआईएससी बेंगलुरु और आईआईएससीआर पुणे से। तो इन्होंने यहाँ पे एक मैकेनिज्म ढूंढा है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया में किस वजह से डेवलप होता है। तो उन्होंने देखा है कि बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया पे ये स्टडी की गई। तो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड बायोसिंथेसाइज होता है, मतलब बैक्टीरिया में ये जनरेट किया जाता है, सीक्रेट होता है। तो ये बायोसिंथेसिस जो होता है हाइड्रोजन सल्फाइड का, ये एंजाइम की वजह से होता है। तो अगर ये एंजाइम को डिसेबल किया जाए या ब्लॉक किया जाए तो हाइड्रोजन सल्फाइड सिंथेसाइज नहीं होगा, और बैक्टीरिया के पास फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होता है। तो ये स्टडी की गई, तो एंटीबायोटिक्स फिर उनपे फंक्शन करेंगे। तो इवन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया है उनके लिए भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तभी फंक्शन करता है जब हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट है। तो ये 50% ड्रग रेजिस्टेंस इनका रिड्यूस हो जाता है इन द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये एक स्टडी की गई है। तो ये सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऑफ बैक्टीरिया एक मेजर कंसर्न हो गया है करना है, क्योंकि उसकी वजह से फिर नए नए ड्रग्स डेवलप करने पड़ते हैं। तो अगर उनका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डिसेबल किया जा सके तो प्रेजेंट ड्रग्स ही उनको काम कर सकते हैं इन बैक्टीरिया पे। फिर अगला न्यूज आइटम है टाइम फॉर अ नेशनल पॉलिसी ऑन थैलेसीमिया। तो ये थैलेसीमिया जो है एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। तो ये जो है थैलेसीमिया जेनेटिक डिफेक्ट है। तो जेनेटिक डिफेक्ट कब इनहेरिट होता है, जब दोनों फादर और मदर कैरियर हो गए। तो अगर ये थैलेसीमिया माइनर कहा जाता है, मतलब आप थैलेसीमिया से अफेक्टेड नहीं हो पर आप वो जीन के कैरियर हो, तो ये रिसेसिव जीन है, ये डोमिनेंट जीन है। तो अगर आप थैलेसीमिया माइनर हो और आपका पार्टनर भी थैलेसीमिया माइनर है, देन 1 in 4 चांसेस है कि जो चाइल्ड होगा उनके पास ये दोनों जीन्स, रिसेसिव जीन्स आएंगे और वो थैलेसीमिया मेजर होगा।
तो 1 in 4 चांसेस दैट द चाइल्ड इज अफेक्टेड बाय थैलेसीमिया। और थैलेसीमिया जो ये जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, इसके अंदर फिर जो हेमोग्लोबिन प्रोडक्शन होता है वो एबनॉर्मल होता है, तो इसीलिए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इम्प्रॉपर होता है, रेड ब्लड सेल्स इसमें डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, आयरन ओवरलोड हो जाता है, बोन डिफॉर्मेशन डेवलप होता है, सम केसेस में इवन हार्ट डिजीजेस डेवलप हो जाते हैं। तो इसका कोई क्योर स्पेसिफिकली नहीं है, इसके अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो रेगुलरली चाहिए, हर महीना ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है। प्लस एक क्योर जो है वो ये है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, पर ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी अर्ली एज में होना चाहिए, लेस देन 10 इयर्स एज में बच्चे का हो जाए तो पॉसिबल है। प्लस वो मैचिंग बोन मैरो होना चाहिए फ्रॉम अ सिबलिंग और समवन, तो उससे ही रेलेवेंट मैच से ही हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स इट इज वेरी कॉस्टली भी बहुत होता है। तो ये थैलेसीमिया है। तो अब वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है मई 8 को, तो यहाँ पे इंडिया को थैलेसीमिया कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बताया गया है, क्योंकि यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन बहुत सारे लोग हैं जो थैलेसीमिया से अफेक्टेड है। तो ये आप देख सकते हैं 40 मिलियन थैलेसीमिया कैरियर्स जो है वो इंडिया में है, मतलब थैलेसीमिया माइनर्स है, कैरियर है वो, और प्लस 1 लाख से ज्यादा थैलेसीमिया मेजर्स है जिनको हर महीना ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहता है। तो इंडिया में कोई पॉलिसी नहीं है फॉर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ थैलेसीमिया। इवन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक सिंपल, अगर गायनेकोलॉजिस्ट जो प्रेग्नेंट वुमेन पे एक सिंपल टेस्ट करेगी तो भी उनको पता चलेगा कि क्या थैलेसीमिया का थ्रेट है या नहीं। तो ये सारी जो है अवेयरनेस यहाँ पे जरूरी है। एक स्टेप जो है जो लिया गया वो ये है कि अभी थैलेसीमिया राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के अंदर रिकॉग्नाइज की गई है एज वन ऑफ द डिसेबिलिटीज। तो वो ये है। तो ये जो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, अब बिल नहीं एक्ट पास हो गया है, तो इसके अंदर जो डिसेबिलिटीज है उसको काफी लिस्ट इंक्रीज की गई है। ओरिजिनली पहले 7 ही डिसेबिलिटीज थी, अब 21 डिसेबिलिटीज है जो यहाँ पे रिकॉग्नाइज की गई है, उसमें से थैलेसीमिया भी एक। फिर अगला न्यूज आइटम है न्यू वे टू मेक मेथनॉल। तो रिसर्चर्स ने एक सिंपल मेथड ढूंढा है कि मीथेन को मिथेनॉल में कैसे कन्वर्ट किया जा सके। तो ये मीथेन जो है ये ग्रीन हाउस गैस है, और मिथेनॉल जो है ये फ्यूल की तरह यूज किया जा सकता है, लिक्विड फॉर्म में है। तो सिंपली जो है गैस वेल साइट्स जो है वहां पे ये गैस को अगर इजीली मिथेनॉल की तरफ में ट्रांसफ्यूज किया जा सके तो ये मिथेनॉल ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा इजीली, और वो फ्यूल की तरह यूज किया जा सकता है। तो ये जो टेक्निक यूज की गई है वो है विथ मेटल कंटेनिंग जियोलाइट्स। तो यहाँ कॉपर एक्सचेंज मॉडर्नाइट जियोलाइट यूज किया गया है। तो मीथेन को मिथेनॉल में कन्वर्ट किया जा सकता है सिंपली बाय यूजिंग वाटर एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये 97% एफिशिएंसी से ये किया गया। तो ये न्यूज है। फिर अगला है व्हाट इज एक्सफेल। तो एक्सफेल है एक्सरे फ्री इलेक्ट्रॉन लेजर। तो ये एक्सरे फ्री इलेक्ट्रॉन लेजर काफी सारी कंट्रीज ने डेवलप किया है, पर यूरोप में ये वर्ल्ड का बिगेस्ट एक्सरे फ्री इलेक्ट्रॉन लेजर डेवलप किया गया है, जो ये अंडरग्राउंड टनल्स में है जर्मनी में। तो यहाँ पे जो है ये लेजर लाइट यूजिंग एक्सरे डेवलप की जाती है। तो ये जो है इससे काफी सारे पोटेंशियल इसके एप्लीकेशन है साइंटिफिक फील्ड में, जैसे कि मेडिसिन, फार्मेसी में। तो आप सेल्स के मेम्ब्रेन्स के स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं विथ प्रिसीजन, शार्प रेजोल्यूशन में। इवन केमिकल रिएक्शंस फिल्म किए जा सकते हैं विथ प्रिसीजन। तो ये इसका बेनिफिट है एक्सरे फ्री इलेक्ट्रॉन लेजर। तो ये एक्सिलरेटर जो है इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट होती है, एक्सिलरेटर से मूव होके फिर ये जो ये अनड्यूलेटर्स कहे जाते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होती है, उनसे मैग्नेट्स के थ्रू ये पास होके फिर एक्सरे लेजर बीम क्रिएट होती है। फिर अगला न्यूज आइटम है क्विक टेस्ट फॉर जीका। तो ये रिसर्चर्स ने लैंप टेस्ट यूज किया है। तो ये लैंप है लूप मीडिएटेड आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन। तो ये डीएनए एम्प्लीफिकेशन इसमें किया जाता है। तो ये जो ह्यूमन और मॉस्किटो सैंपल्स पे ये यूज किया जाएगा तो इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है कि जीका वायरस प्रेजेंट है या नहीं। तो इसके टेस्ट सब चल रहे हैं इन यूएस, ब्राजील, निकारागुआ। तो अगर ये डेवलप किया जाएगा तो इससे फिर हमको हार्मफुल पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज नहीं करने होंगे, इजीली पता चल सकता है कि मॉस्किटो हार्मफुल है या नहीं। तो ये है लैंप। तो जीका वायरस एक प्रोमिनेंट कंसर्न हो गया था इन लास्ट ईयर। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट आउटब्रेक हुआ था इन ब्राजील। तो यहाँ पे जो प्रेग्नेंट वुमेन भी जीका वायरस से अफेक्टेड थी, तो ये मॉस्किटो से ही वायरस ट्रांसमिट होता है, एडिस इजिप्टी मॉस्किटो से। तो यहाँ पे या साउथ अमेरिका से ये काफी यहाँ पे रीजन्स में डेवलप हुआ। तो यहाँ जो बच्चे फिर पैदा हुए इन प्रेग्नेंट वुमेन को, तो उनमें ये कंडीशन देखा गया माइक्रोसेफेली, उनका ब्रेन साइज ऐसे कम था, और काफी सारे अदर कंसर्न्स भी इनके बच्चों में डेवलप हुई। तो ये इसके ऊपर भी काफी स्टडी अब चल रही है, क्योंकि एज द चिल्ड्रन आर ग्रोइंग पता चल रहा है कि उनमें और भी डिसेबिलिटीज, डिफिकल्टीज है उनको। तो ये है रिगार्डिंग माइक्रोसेफेली और जीका वायरस।
तो इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है, डेवलप करने के काफी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, कोई क्योर नहीं है सच एज प्रेजेंट। फिर अगला न्यूज आइटम है नासा मिशन ऑन सोलार सिस्टम। तो नासा ने एक नया प्रोग्राम इनिशिएट किया था, न्यू फ्रंटियर्स। तो ये न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम के अंदर अब 4th मिशन सिलेक्ट किया जाएगा। तो काफी सारे प्रोजेक्ट्स प्रपोज किए गए हैं, तो उनका साइंटिफिक टेक्निकल रिव्यू किया जाएगा और एक फाइनली प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया जाएगा जो न्यू फ्रंटियर्स के अंदर 4th प्रोजेक्ट होगा। तो पहले जो 3 प्रोजेक्ट ऑलरेडी इसके अंदर इनिशिएट कर किए जा चुके, जो इम्प्लीमेंट भी किए जा चुके, वो पहला था न्यू होराइजन्स मिशन प्लूटो पे, जूनो मिशन जुपिटर पे, और ऑरिसिस रेक्स मिशन जो अब लॉन्च किया गया सितंबर 2016 में। तो जो न्यू होराइजन्स मिशन था वो 2006 में लॉन्च किया गया। तो ये प्लूटो पहुंचने के लिए था। तो ये जुपिटर पे 2007 में पहुंचे थे, फिर 2015 इट रीच्ड अराउंड प्लूटो, और यहाँ से फिर वो प्लूटो और उनके मून्स को स्टडी किया न्यू होराइजन्स मिशन ने। उसके बाद अब 2017 टू 20 ये एक्सपेक्टेड है कि इसका मिशन को एक्सटेंड भी किया जा सके, ताकि ये प्लूटो के बियॉन्ड भी जाकर जो क्यूपर बेल्ट कहा जाता है सोलार सिस्टम में, वहां पे स्टडी करके वहां के ऑब्जेक्ट्स पे स्टडी करे। तो ये है इफ नासा परमिट्स इट, अलाउज इट, ऐसे उनका अप्रूवल होगा तो ये होगा। तो ये न्यू होराइजन्स मिशन था। फिर जूनो मिशन था, वो 2011 में लॉन्च किया गया टू जुपिटर। तो ये जुपिटर में 2016 जुपिटर में पहुंचे। ये सोलार पैनल्स थे, उनसे ये पावर्ड थे जूनो मिशन। तो यहाँ पे जुपिटर और उसके जो मून से उनकी स्टडी की गई। ये था रिगार्डिंग द जुपिटर्स मैग्नेटिक फील्ड, अबाउट इट्स एटमॉस्फेयर। तो ये सारी स्टडी इसमें की गई जूनो मिशन में। और जो ऑरिसिस रेक्स मिशन है, तो ये अभी सितंबर 2016 में लॉन्च किया गया। तो ये मिशन है टू एन एस्टेरॉइड। तो एस्टेरॉइड बेल्ट है बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक एस्टेरॉइड है बेन्नू, उसको टारगेट किया गया है। तो बेन्नू एस्टेरॉइड को इसलिए टारगेट किया गया है क्योंकि यहाँ पे चांसेस है कि ये बेन्नू एस्टेरॉइड अर्थ से कोलाइड करेगा इन 2175। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये हो। तो इसलिए बेन्नू एस्टेरॉइड को यहाँ पे ये हाईफाई करेंगे। तो यहाँ पे उनके पास जाके वहां से जो है मटेरियल अक्यूमुलेट करेंगे उनसे, और ये इट विल कम बैक टू अर्थ। ऑरिसिस रेक्स मिशन है ये। तो 2020 में सैंपल कलेक्शन करके 2023 इट विल कम बैक टू अर्थ। तो ये है ऑरिसिस रेक्स मिशन अंडर न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम। और 4th नासा का मिशन इसमें अब सिलेक्ट किया जाएगा। फिर अगला न्यूज आइटम है फ्लैश बैक टाइम। तो ये है नासा का सोफिया। तो स्ट्रेटोस्फियरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। तो ये एक्चुअली एक एयरक्राफ्ट है जो स्ट्रेटोस्फियर में, अर्थ के लेयर्स है, तो जो स्ट्रेटोस्फियर लेयर है, तो यहाँ पे वाटर वेपर्स नहीं होंगे, तो वाटर वेपर फ्री एटमॉस्फेयर होगा ये। तो वहां पे ये जो है स्ट्रेटोस्फियर में ये ऑब्जर्वेटरी की तरह फंक्शन करते हैं फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। तो यहाँ जो डेटा अक्यूमुलेट हुआ है उससे ये पता चला है कि एक नियर बाय सोलार सिस्टम है एप्सिलॉन एरिडनी। तो ये सिमिलर टू अपना ये प्रेजेंट आ सोलार सिस्टम है। तो ये जैसे सन है वैसे ये जो स्टार है यहाँ पे सोलार सिस्टम में, तो सन इज ऑल्सो अ स्टार। तो ये सोलार सिस्टम में जो स्टार है उसके अराउंड जो प्लैनेट्स है, तो वो जोवियन प्लैनेट भी है। और जो जोवियन प्लैनेट है उसके नेक्स्ट बाजू में एस्टेरॉइड बेल्ट है। जैसे जैसे अर्थ के लिए भी ऐसे ही है, सॉरी जैसे सोलार सिस्टम के लिए भी ऐसे ही है। तो सोलार सिस्टम में जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहे जाते हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून जोवियन प्लैनेट्स कहे जाते हैं। ये गैस के बने ले, दे आर कॉल्ड गैस जायंट्स। तो जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और जोवियन प्लैनेट्स हैं उनके बीच में एक बेल्ट है एस्टेरॉइड बेल्ट, जहाँ पे सारे एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं, जो हमने अभी बेन्नू भी डिस्कस किए। तो ये एस्टेरॉइड्स छोटे बड़े अलग साइज के होते हैं। तो ये जो एस्टेरॉइड बेल्ट है यहाँ पे इस सोलार सिस्टम में भी ये एस्टेरॉइड बेल्ट है। तो ये स्टार सिस्टम सिमिलर टू द सन आ सोलार सिस्टम है ये माना जा रहा है। और ये स्टार जो है वो सन के 1/5 एज का है। तो इट्स अ न्यू स्टार एज सच, वो है। तो इट कैन डेवलप इनटू अ सिमिलर सोलार सिस्टम लाइक अर्थ। तो ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऑब्जर्वेटरी से आई है। फिर अगला न्यूज आइटम है कैसिनी फाइंड्स वास्ट वॉइड बिटवीन सैटर्न्स रिंग्स। तो ये कैसिनी हाइगेंस मिशन है नासा का, जो 1997 में लॉन्च किया गया था। तो ये 2004 में कैसिनी स्टार्टेड ऑर्बिटिंग सैटर्न, और 2005 में जो हाइगन्स है, तो कैसिनी ऑर्बिटर था, इट विल ऑर्बिट, और हाइगन्स वाज अ लैंडर। तो ये लैंड हुआ ऑन टाइटन सरफेस। टाइटन इज अ मून ऑफ सैटर्न। तो यहाँ पे ये लैंड हुआ। उसके बाद यहाँ 2006 में इवन कैसिनी ने लेक स्पॉट किया टाइटन पे, लेक से। इवन बाद में जो एनसेलेडस है और एक मून है सैटर्न का, उस वहां पे भी डिटेक्ट किया गया कि ऑर्गेनिक लेक्स है यहाँ पे
तो यहाँ पे ये सब डिटेक्ट किया गया है। तो ये कैसिनी हाइगेंस मिशन जो है अब ये ऑर्बिट कर रही है बिटवीन द सैटर्न्स रिंग्स। तो ये सैटर्न्स रिंग्स में उन्होंने डिस्कवर किया कि यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इट्स कॉल्ड कि यहाँ पे एक बिग एम्प्टी है, कोई नया डेवलपमेंट रिसर्च सामने नहीं आया है। तो ये नासा ने रिवील किया है अभी। तो ये पूरा मिशन है। तो ये 2017 में अब इनका ग्रैंड फिनाले जो होने वाला है वो ये है कि सितंबर 2017 में ये कैसिनी जो है वो सैटर्न के एटमॉस्फेयर में प्लंज करेगी एंड इट विल एंड, द मिशन विल एंड। ये है। फिर अगला न्यूज आइटम है अ सेंचुरी ऑफ लुकिंग एट अ क्लोजेस्ट स्टार द सन। तो ये कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी है तमिलनाडु में। तो यहाँ पे 1904 से, मतलब ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, तब से यहाँ पे टेलीस्कोप से सन की इमेजेस ली जा रही है हर रोज। तो 1909 में यहाँ पे मेजर डिस्कवरी भी हुई थी बाय जॉन एवरशेट। तो इसको एवरशेट इफेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे ये डिस्कवर किया गया कि जो सन पे सनस्पॉट्स है तो वहां से जो गैसेस आते हैं तो वो रेडियली आउटवर्ड्स फ्लो होते हैं। तो ये जो डिस्कवर भी किया गया था ये इमेजेस की वजह से ही था। तो ये स्पेक्ट्रोहीलियोग्राम्स है इमेजेस। तो ये तब से लिए जा रहे हैं और स्टोर किए जा रहे हैं। पर उसके बाद ना तो यहाँ पे कोई डेवलपमेंट्स हुई, कोई अपग्रेडेशन हुई और कंटिन्यूसली इमेजेस अब तक ली जा रही थी। तो अब एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया कि ये सारे इमेजेस को डिजिटाइज किया गया। तो ये डिजिटल फॉर्म में ऑनलाइन अपलोड किया गया और क्योंकि सेम टेलीस्कोप सेम टेक्निक यूज की जा रही थी तो सेम फॉर्मेट में ये पूरी इमेजेस थी जिनको इजीली डिजिटाइज किया गया पूरा और अपलोड करके ओपन सोर्स अवेलेबल है। तो ये 3 सेट ऑफ इमेजेस है, 3 फिल्टर्स यूज किए गए थे जिससे ये इमेजेस ली जाती थी। तो व्हाइट लाइट, एच अल्फा और कैल्शियम के। तो ये इमेजेस जो है सन के फोटोस्फीयर की, सन स्पॉट्स की जो विजिबल होगी वो उसकी, फिर क्रोमोस्फीयर की, और जो फिलामेंट्स होते हैं जो एक्सपल्शंस होते हैं सन से, सन सरफेस से, तो वो सारी इमेजेस इसमें सामने है। तो ये पूरा जो डेटाबेस है अब इसमें इंटरनेशनल अटेंशन भी आया है। काफी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें इंटरेस्ट बता रहे हैं, फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम चाइना, फ्रॉम यूएसए, और वो ये एक्सेस चाहते हैं। तो ये न्यूज है। तो ये इसका एक इन्होंने वीडियो भी बनाया है कि जो व्हाइट लाइट इमेजेस को बताया उन्होंने कि सनस्पॉट्स कैसे अपीयर और डिसअपीयर होते। तो सनस्पॉट्स का एक साइकिल होता है कि एवरी 11 इयर्स वो अपीयर और डिसअपीयर होते। तो कैसे होते, इवन फॉर स्टडी पर्पसेस, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर की तरह भी इसको यूज किया जा सकता है। ऐसे वो एनिमेशन उन्होंने बनाया है। तो ये है रिगार्डिंग द सन। तो ये कोरोना जो आउटरमोस्ट लेयर होता है, तो यहाँ से जो सोलर फ्लेयर्स भी आते हैं वो यहाँ से है। फिर ये क्रोमोस्फियर आउटर लेयर, फोटोस्फियर द सरफेस, और फिर कन्वेक्शन रेडिएशन जोन्स होते हैं, और ये कोर होता है। तो सन के जो सन स्पॉट्स भी होते हैं तो उनको भी स्टडी किया जाता है। सन स्पॉट्स जो है वो डार्क रीजन्स दिखते हैं ऑन दी इमेजेस। ये डार्क स्पॉट्स इसलिए होते हैं क्योंकि सन का जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये सन रोटेशन जो होता है वो इक्वेटर के पास फास्टर होता है रादर देन द लैटिट्यूड्स। तो इस वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बेंड हो जाती है। और ये मैग्नेटिक फील्ड्स बेंड होने से, ट्विस्ट होने से काफी सारे मैग्नेटिक लूप्स बन जाते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक लूप्स होते हैं तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे लाइट और हीट इनिबिट हो जाती है यहाँ पे। तो जब ये कूलर रीजन्स हो जाते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, तो ये सन स्पॉट्स की तरह दिखते हैं। और ये सन स्पॉट्स का 11 ईयर साइकिल होता है, एवरी 11 ईयर्स ये उस रीजन पे दिखते हैं। तो ये है। फिर अगला न्यूज आइटम है रशिया ब्लॉक्स चाइनीज सोशल मीडिया ऐप वीचैट। तो चाइना का जो सोशल मीडिया ऐप है वीचैट, इन्होंने कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड किया जब रशियन रेगुलेटर्स को, तो इन्होंने इसको ब्लॉक कर दिया फिलहाल। तो वो न्यूज है। फिर अगला न्यूज आइटम है विद जीएसटी रेजिम टफ टास्क अहेड फॉर फर्म्स। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये 1 जुलाई 2017 से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये जीएसटी के लिए नोटिफिकेशन अब आया है रिगार्डिंग द रूल्स कि जो टैक्स पेइंग एंटिटीज होगी जो जीएसटी सिस्टम के अंदर आएगी, तो वो रजिस्टर्ड टैक्स पेइंग एंटिटीज को क्या क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे, कैसे मेंटेन करने होंगे, उसके डिटेल्स आए। तो उनको इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज का सब रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। टैक्स पेड सप्लाईज वगैरह जो है सबका सेपरेट रिकॉर्ड, फॉर मैन्युफैक्चरिंग का अलग, ट्रेडिंग का अलग और सर्विसेज का अलग रिकॉर्ड होना चाहिए। जो एंटिटीज होगी यहाँ पे तो वो सारा रिकॉर्ड, हर एंटिटी का रिकॉर्ड होना चाहिए कंप्लीट एड्रेस कि कहाँ पे वो गुड्स स्टोर्ड है, उसका कंप्लीट एड्रेस प्रीमाइसेस का रिकॉर्ड में होना चाहिए। और गुड्स जो ट्रांसिट में उनका भी पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए कि कौन से लोकेशन पे है। और अगर कोई एंट्री रजिस्टर में ओवरराइट नहीं करनी चाहिए, डिलीट नहीं करनी चाहिए, अगर किया है तो उसका भी पूरा लॉग रखना चाहिए कि कौन सी एंट्री एडिट की गई, डिलीट की गई।
तो ये पूरा डिटेल्स उनको चाहिए। इवन ये पूरा रजिस्टर्ड एंटिटीज जो है उनका बुक ऑफ अकाउंट जो है वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे भी होना चाहिए, और बाकी जो रजिस्टर्ड प्लेसेस है वहां पे भी ये सारे रिकॉर्ड्स होने चाहिए। तो ये है, और ये पूरा रिकॉर्ड प्रिजर्व करना होगा फॉर 72 मंथ्स। तो ड्यू डेट जो होता है फॉर एनुअल रिटर्न्स फाइल करने के लिए उसके उससे 72 मंथ्स तक उसको रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करना होगा। तो ये है। तो यहाँ पे एक्सपोर्टर्स ने भी कंसर्न रेज किया है कि रिफंड प्रोसेस जो है वो कैसे होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है 90% रिफंड उनको 7 डेज के अंदर मिल जाएगा और बाकी का रिफंड उनको 4-5 मंथ्स में मिलेगा। तो यहाँ पे क्योंकि रिफंड प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि जीएसटी जो है वैल्यू एडेड टैक्स है, तो हर वैल्यू एडिशन पे टैक्सेशन होगा। तो जो टैक्स प्रीवियस स्टेज पे ऑलरेडी भर चुके हैं तो वो फिर रिफंड किया जाता है। तो ये रिफंडिंग प्रोसेस अगर डिलेड होगा तो जो स्मॉल मीडियम प्लेयर्स है एक्सपोर्ट्स में उनको काफी दिक्कत होगी, उनका कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा। वो एक कंसर्न रेज किया गया, और ये कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इवन सेंट्रल गवर्नमेंट को हाईलाइट किया ये कंसर्न रिगार्डिंग जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन। फिर अगला न्यूज आइटम है ड्रग मेकर्स फेस ग्लोबल पुशबैक ऑन हाई प्राइसेस। तो अब जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी एक फोरम इनिशिएट कर रही है ऑन फेयर प्राइसिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। तो ड्रग्स जो है, नए फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जो बनते हैं उनके प्राइसेस काफी हाई होती है, पेटेंटेड होते हैं, मोनोपोली होती है, तो काफी हाई प्राइसेस होते हैं। तो हालांकि नए नए ट्रीटमेंट्स मिल रहे हैं कैंसर और बाकी सारे सीरियस डिसऑर्डर्स के, पर प्राइसेस इतने हाई होते हैं कि वो अफोर्डेबल नहीं होते। इसीलिए फेयर प्राइसिंग जो है ये मेजर इशू हुआ है अब, नॉट जस्ट इन यूएसए, यूरोप, इवन चाइना, जापान में भी ये स्ट्रांगली एंडोर्स किया जा रहा है। तो यहाँ पे अब डिमांड्स किए जा रहे हैं कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और प्रोडक्शन कॉस्ट से कंपनीज की उनका ज्यादा डिस्क्लोजर होना चाहिए कि पता चले कि प्राइसिंग कैसे डिसाइड की जा रही है। तो ये एक डिमांड किया गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और एक कंसर्न के ऊपर वर्क करने वाला है, वो है रिगार्डिंग जो पेटेंट्स एक्सपायर हो गए, जो ऑफ पेटेंट ड्रग्स है उनका प्राइस तो कम हो जाता है लेकिन वो कभी कभी इतने चीप हो जाते हैं कि वो अनसस्टेनेबल हो जाते हैं और फिर उनका सप्लाई डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये एक कंसर्न भी एड्रेस करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टेप्स लेगी। और लास्ट न्यूज आइटम है जापान्स मैन ओनली आइलैंड अप फॉर ग्लोबल हेरिटेज स्टेटस। तो जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस देती है लोकेशंस को, तो ये यूनेस्को एडवाइजरी बॉडी ने अब रिकमेंड किया है कि जापान की आइलैंड है ओकिनोशिमा, तो ये ओकिनोशिमा आइलैंड को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस देना चाहिए, ये रिकमेंड किया गया है। तो अब देख दिया जाएगा नहीं, वो देखेंगे। तो ओकिनोशिमा जो आइलैंड है ये मैन ओनली आइलैंड है, यहाँ पे एंशियंट रिलीजियस साइट है ये। तो यहाँ पे अभी भी एंशियंट रिचुअल्स माने जाते हैं। यहाँ पे जो मैन आते हैं इस आइलैंड पे उनको स्ट्रिप डाउन करना होता है, क्लींजिंग रिचुअल फॉलो करना होता है, फिर ही वो अंदर आ सकते हैं। और वुमेन को कम्प्लीटली बैन है ये आइलैंड में एंटर करने के लिए। तो यहाँ पे अर्लियर टाइम्स में भी काफी सारे जो ट्रेड एक्सचेंजेस होते थे, तो यहाँ पे काफी सारा ट्रेड रिलेटेड गोल्ड रिंग्स वगैरह भी यहाँ पे है, गिफ्ट्स जो आते थे ये आइलैंड पे। तो वो सारा नेशनल ट्रेजर है जापान का जो यहाँ लोकेटेड है। तो ये है रिगार्डिंग ओकिनोशिमा आइलैंड। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।